बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अलवाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेस। मेरा नाम है कैसर इसरार और मैं एक फिजिक्स लेक्चरर हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास की करेक्शन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटोनियन फार्मूला डिस्कस किया था, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, बट हमने कहा था कि वहाँ पे कुछ करेक्शंस जो थी वो रिक्वायर्ड थी। तो उसके लिए फिर लैप्लास ने क्या की थी, उसको करेक्ट किया था, क्योंकि हमने लास्ट टाइम में जो फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की थी तो वो फाइंड की गई थी राउंड अबाउट 280 मीटर पर सेकंड, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो थी 332 मीटर पर सेकंड के बराबर। इट मींस दैट कोई करेक्शन रिक्वायर थी। तो वो जो करेक्शन की थी वो लेप्लास ने की थी। अब लेप्लास के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, देखें, लेप्लास ने ये बताया था कि जब कभी भी साउंड ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस जो हैं उनकी वजह से साउंड ट्रैवल करती है, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस के प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि वो चेंज हो जाता है। जबकि न्यूटन्स ने ये बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, बट लैप्लास ने कहा कि सर ऐसा नहीं है। जब कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट वहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि बॉयल्स लॉ की एक मॉडिफाइड फॉर्म एप्लीकेबल होगी, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो चेंज होता है ये होता है एडियाबैटिक चेंज। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक एडियाबैटिक होता है। बहरहाल ये चैप्टर नंबर 11 की बड़ी बहस है कि उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। इट मीन्स दैट आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो जाता है बट हीट ऑफ द टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमें भी पता है कि हीट और टेम्परेचर ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन है और हीट का जो यूनिट है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, तो हीट का यूनिट जो है वो जूल्स के बराबर होता है। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बहरहाल, तो लेप्लास ने क्या करेक्शन की थी? लेप्लास ने ये बताया था कि हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसकी मॉडिफाइड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और वो क्या होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ, या यूं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लेप्लास। लेप्लास लेप्लास के मुताबिक द मॉडिफाइड 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 फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ इज। मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी? वो थी P मल्टीप्लाइड बाई V पावर गैमा इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे ये गैमा क्या चीज़ है? ये जो गैमा है ये दो चीज़ों में रेशो होती है, CP और CV के दरमियान। ये CP और CV क्या होते हैं? CP का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं, 9th क्लास में, बट यहाँ पे हम सिर्फ आपको बताएंगे कि सीपी क्या है। सीपी कहते हैं मोरो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये है, हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक मोलर गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको कहते हैं सीपी। और फिर 1 मोलर गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम सीवी कहते हैं। तो यहाँ तक ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी करेक्शन को यूज़ करते हुए, यानी लेप्लास की वैल्यू, सॉरी, लेप्लास ने जो करेक्शन की थी P इंटू वी पावर गैमा, इसी को यूज़ करते हुए हम उसको शिफ्ट करेंगे, ऑनवर्ड उससे चलेंगे। इट मीन्स दैट कि अगर डिफरेंट कंडीशंस होंगी तो फिर ये बनेगा P1 इंटू V1 पावर गैमा इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाई V2 की पावर गैमा। ये सेम होंगे, ये बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे हम P1 V1 नहीं लिखते बल्कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सबसे पहली जो कंडीशन थी वो थी कि P इंटू वी, यानी प्रेशर P के बराबर था, वॉल्यूम V के बराबर था, उनकी पावर गैमा आ गई है। पहले तो कंडीशन ये थी, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे ही हमने थोड़ी सी कंडीशन को चेंज किया, कंडीशन को कैसे चेंज किया कि हमने कहा कि सर हमने प्रेशर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, मतलब P प्लस डेल्टा P हो गया। इट मीन्स दैट अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बॉयल्स लॉ के मुताबिक भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वो कितना डिक्रीज होगा उसको हम लिखेंगे V माइनस डेल्टा V, और उसकी होल पावर क्या आ जाएगी
गैमा। इट मीन्स दैट अब हमें गैमा को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये जो v माइनस वी डेल्टा v की पावर गैमा है इसको रिजॉल्व करना होगा। चलें, इसको यूँ भी तो लिखा जा सकता है p प्लस डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं ये करता हूँ कि v को ले लेता हूँ कॉमन, तो अंदर v क्योंकि बाहर चला गया तो v की जगह पे बचा 1 माइनस, जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं अंदर वही चीज़ डिवाइड हो जाती है, तो सेकंड टर्म के नीचे डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, इसके नीचे ये हो जाएगी डिवाइड, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी, होल पावर आ जाएगी गैमा। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा p प्लस डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें v की पावर गैमा अलग हो जाएगी, उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, इसकी होल पावर गैमा ये अलग से लिखी जा सकती है। अब क्या होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होल पावर है गैमा, यहाँ पे जो गैमा होता है एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.42, इट मीन्स दैट वो फ्रैक्शनल वैल्यू है। जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो उस वक्त आपको यहाँ पे बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, उसको कहा जाता है बायनॉमियल्स थ्योरम। बायनॉमियल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको पहले बायनॉमियल थ्योरम का पता होना चाहिए, वो होता है 1 प्लस एक्स होल पावर एन इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ पे 1 तो मौजूद है बट सेकंड टर्म जो x है वो सेकंड टर्म हमारे पास है माइनस डेल्टा v ओवर v, और होल पावर n यहाँ पे है, हमारे पास होल पावर है गैमा। तो हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए ये वाली टर्म जो है ये इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी होल पावर गैमा इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़ प्लस n मतलब गैमा है, x का मतलब है सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है वो है माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और अप टू सो ऑन वाली टर्म जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे हम बाकायदा तौर पर लिखेंगे निगलेक्टिंग स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स, यानी यहाँ पे हम स्क्वायर्स और हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये टर्म जो है ये जस्ट हमारे पास यही रह जाएगी, इसी चीज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आ जाएगी p इंटू वी पावर गैमा इज इक्वल्स टू, आगे आ जाएगा p प्लस डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय v की पावर गैमा तो मौजूद है, और इस नेक्स्ट टर्म के सामने हम उसका आंसर लिख देंगे, वो आ जाएगा 1 प्लस, बल्कि प्लस भी नहीं क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएंगे माइनस, जस्ट बचेगा गैमा इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। निगलेक्टिंग स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स हमने छोड़ दी। तो स्क्वायर्स और हायर पावर्स को छोड़ देने के बाद अब देखें भाई हमने करना क्या है, वी की पावर गैमा इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, दोनों साइडों से उसको कर देंगे हम कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगी तो पीछे हमारे पास बचेगा p इज इक्वल्स टू p प्लस डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस गैमा इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ से चारों टर्म्स को कर दें मल्टीप्लाई, p को मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो एज इट इज़ आएगी जो लास्ट टर्म है, तो p 1 जार p, आगे यही टर्म अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, गैमा आ जाएगा p मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, उसके बाद डेल्टा p की बारी आएगी, वो आ जाएगा प्लस डेल्टा p, और फिर डेल्टा p नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर जनरेट करेगा उसको हम लिख देते हैं, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा गैमा, उसके बाद आएगा डेल्टा p, फिर आ जाएगा डेल्टा v और बटे में आ जाएगा v। अब क्या होगा यहाँ से, देखें भाई लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी, इस दफ़ा भी यही बात बताते हैं कि सर डेल्टा पी और डेल्टा वी ये वेरी स्मॉल चेंजेस होते हैं। अगर ये वेरी स्मॉल है, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि अगर आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू भी 0.1 है और डेल्टा वी की वैल्यू भी 0.1 आ जाती है, तो डेल्टा पी और डेल्टा वी दोनों का मल्टीपल यानी 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 आप आंसर निकालें, वो आंसर और भी छोटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं निगलेक्ट, यानी ये वाली जो टर्म है ये हमारी हो जाती है नेग्लेक्ट, इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो बचा है वो बचा है, अच्छा इस साइड से ये p और ये p भी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस गैमा इंटू p डेल्टा v डिवाइडेड बाई v एंड प्लस डेल्टा p ओनली दिस टर्म। अब आप इस पूरी टर्म को उठाकर शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, ये माइनस वाली टर्म जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस गैमा p मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इज इक्वल्स टू, जस्ट यहाँ पे बचेगा डेल्टा p। आपने करना ये है
ये पूरा फैक्टर यानी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, इस फैक्टर को उठा लें, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, गैमा इन टू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। अब फिर वही बात आ जाती है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि सर डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। वैसे प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है भाई फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स दैट इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ आपके पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो ये चीज़ हमारे पास है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये चीज़ कहलाती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट मीन्स दैट जो सबसे पहले पेश किया गया था कॉन्सेप्ट जिसमें स्पीड ऑफ साउंड v बताई गई थी कि तो वो तो बराबर होती है सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e डिवाइडेड बाय रो के अंडर रूट के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी e की जगह पे आज हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो होगी गैमा इंटू पी। ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा गैमा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो, और इनका आ जाएगा होल अंडर रूट। अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो एयर के लिए जो गैमा है, गैमा की वैल्यू होती है 1.42। तो मैंने आपको बताया कि गैमा जो होता है फॉर एयर, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एयर गैमा, द वैल्यू ऑफ गैमा बिकम्स इक्वल टू 1.42। आप इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी वो आ जाएगी 333 मीटर पर सेकंड के बराबर, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी 332 मीटर पर सेकंड के नियरली इक्वल है। इट मीन्स दैट लेप्लास ने जो पेश किया था कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल ठीक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर के अंदर या डेंसिटी के अंदर और तीसरे नंबर पे अगर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उन तीनों की वजह से कौन कौन से अफेक्ट्स हो सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।